जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अचीवर्स में। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए अग्निवीर टेक्निकल की क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टेक्निकल का टेस्ट पेपर, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए इस टेस्ट पेपर को मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और आपकी एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि टेस्ट पेपर इंग्लिश में भी लेकर आया करें, तो मैंने इस पेपर में बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, ताकि मैं इंग्लिश और हिंदी में ये पेपर आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए ताकि वो भी एग्जाम की तैयारी को अच्छे से कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाग 1 है फ्रेंड्स, यहाँ पर सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जनरल नॉलेज का भाग आता है इसमें, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी को राजगृह के पाटलिपुत्र में किसने स्थानांतरित किया था? हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध राजगृह टू पाटलिपुत्रम? तो किसने शिफ्ट किया था फ्रेंड्स, इसको किसने स्थानांतरित किया था? बिंबिसार ने। प्रथम पैरालंपिक खेल खेले गए थे, तो फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर प्लेड कब खेले गए थे फ्रेंड्स? ये 1948 में। भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले प्रदान किया गया था, तो कब प्रदान किया था भारत रत्न पुरस्कार? सबसे पहले 1954 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। और यहाँ से क्वेश्चन 4 स्टार्ट हो रहा है। रात के आसमान में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? विच प्लैनेट लुक्स लाइक रेडिश इन द नाइट स्काई? तो फ्रेंड्स, कौन सा दिखाई देता है? मंगल ग्रह। दूसरे खगोलीय पिंड तक पहुंचने वाली पहली कृत्रिम वस्तु थी, द फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट टू रीच अनदर सेलेस्टियल बॉडी। कौन सी थी फ्रेंड्स वो? लूना 2। भारत के संविधान ने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया थी को किससे संविधान से उधार लिया था? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संविधान हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है फ्रेंड्स? किससे उधार लिया है? तो ये किस में से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से। मिजोरम की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ मिजोरम फ्रेंड्स कौन सी होगी? द कैपिटल ऑफ मिजोरम, आप सभी को कैपिटल याद होना चाहिए, कैपिटल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसकी राजधानी कौन सी है? आइजोल। यदि जल को भोजन और भोजन को वृक्ष और वृक्ष को आकाश और आकाश को कुआं और कुएं को तालाब कहा जाए, तो इनमें से कौन सा निम्नलिखित फल देगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जल को भोजन कहा गया है, भोजन को वृक्ष कहा गया है, वृक्ष को आकाश और आकाश को कुआं और कुएं को तालाब। तो इन्होंने पूछा है यहाँ पर कि कौन सा फल देगा। तो फल के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? तो फ्रेंड्स, आप सब ध्यान रखिए, फल कहाँ पर लगता है? पेड़ पर। और पेड़ को क्या कहा गया है? वृक्ष को आकाश कहा गया है, इसलिए फल के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम? आकाश यानी कि स्काई। संख्याओं में निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी सम संख्या है, जिनमें से प्रत्येक के पहले एक विषम संख्या है लेकिन बाद में सम संख्या नहीं है? ऐसी आपको एक सीरीज फाइंड आउट करना है, ऐसा नंबर फाइंड आउट करना, सम संख्याएं फाइंड आउट करना। हमसे सबसे पहले सम संख्या देख लेते हैं। ये भी सम है, ये भी सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सभी संख्याएं सम है। अब कंडीशन इन्होंने देके रखी है कि इनके पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए, तो इसके पहले भी विषम संख्या है, ठीक है, ये हो जाएगी। इसके पहले सम है तो ये नहीं इंक्लूड होगी। इसके पहले भी एक विषम संख्या, ये भी ले लेते हैं। इसके पहले भी एक विषम संख्या, ये भी ले लेते हैं। और इसके पहले भी एक विषम संख्या, हम ये भी ले लेते हैं। अब इन्होंने कहा है कि इसके बाद में सम संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हमारी ये जो 1 2 3 4 संख्या मिली, इसके बाद में क्या है? यहाँ पर सम संख्या, तो ये भी हट जाएगी। तो हमारी जो संख्या है इसमें विषम है, यहाँ भी विषम है, यहाँ भी विषम है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जो सम संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a इंटू बी का अर्थ क्या है? a b का भाई है। a क्या है? b का भाई है, ये a इंटू बी का मतलब है। और a प्लस बी का अर्थ क्या है? कि a b का पिता है, तो ये a b का पिता है और ये प्लस को डिनोट करता है। अब इन्होंने कहा है कि m n का भतीजा होना चाहिए, तो m क्या होना चाहिए? ये m होना चाहिए और ये n का भतीजा होना चाहिए, मतलब ये दोनों भाई होना चाहिए। और यहाँ पर k यूज़ किया तो हम इसको k मान लेते हैं। तो इसके लिए रिलेशन क्या यूज़ होना चाहिए फ्रेंड्स? कि ये क्या होना चाहिए? दोनों भाई होना चाहिए, मतलब n इंटू के और प्लस m, ये वाली कंडीशन आनी चाहिए। तो क्या ये कंडीशन हमें कहीं मिल रही है? क्या नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से ऑप्शन कोई सा भी करेक्ट नहीं है। चलिए हम भाग 2 शुरू कर लेते हैं, जो कि किसका है? मैथ्स का। 2.2727 को p डिवाइड बाई q फॉर्म में लिखना है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखना है। तो यहाँ पर रिपीट नंबर हो रहा है फ्रेंड्स, कौन सा? 2727। और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। और मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको ट्रिक बताई है कि जो नंबर है उसको, जिसके ऊपर बार लगा उसको आपको एज इट इज़ लिखना है, और कितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतने आपको 9 यहाँ पर लिखना है। और जो नंबर पॉइंट के पहले उसको आपको प्लस लगा के लिख देना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9,
3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 डिवाइड बाई 11, ये हो जाएगा 11 दूना 22, 22 से 23 24, 25, 25 डिवाइड बाई 11, तो इसका p डिवाइड बाई q फॉर्म यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म क्या आया, 25 डिवाइड बाई 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 600 के 50 डिवाइड बाय 3% और 900 का 100 डिवाइड बाय 3%, इसका आपको मूल्यांकन करना, मतलब इसकी वैल्यू आपको एवेल्यूएट करना है। तो ये दिया हुआ है 600 का कितना 50 डिवाइड बाय 3%, को हम 1/100 लिखते हैं, ये ऐसा लिख लिया, प्लस 900 और यहाँ पर दिया गया है इंटू 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 5 2 ज़ा 10 यानी कि 100 मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 300, तो ये कितनी वैल्यू मिलेगी इसकी 400, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमें पता है, हमको ये फॉर्मूला याद है कि जो n विषम संख्या होती है, n ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, इनका जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1 से 100 के बीच में विषम संख्याएं आधी विषम होगी और आधी क्या होगी सम होगी, तो 50 संख्याएं क्या होगी विषम संख्या होगी, ये हो जाएगा n विषम संख्याओं का योग। और यहाँ पर योग नहीं, यहाँ पे औसत पूछा, और औसत क्या होता है योग डिवाइड बाय कितनी संख्याएं हैं 50 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 डिवाइड बाय 50 इंटू 50, ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो औसत कितना मिलेगा 50। k का मान ज्ञात करना आपको, जहाँ पर 31K2 है और ये क्या है 6 से विभाजित है, 31K2 और ये क्या है डिवाइड बाय 6 हो जाना चाहिए, तो आपको k का मान निकालना है। तो फ्रेंड 6 से डिवाइड अगर नंबर होता है तो उसके लिए 6 क्या होता है 2 3 ज़ा 6, तो ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से डिविजिबिलिटी ने 2 से विभाज्य का गुण क्या होता है कि जो लास्ट नंबर है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये लास्ट नंबर 2 है, ये 2 से डिविजिबल है, तो इसकी डिविजिबिलिटी तो हमने टेस्ट कर ली जो कि करेक्ट है। अब 3 की डिविजिबिलिटी विभाज्यता जो है हम वो चेक कर लेते हैं, वो क्या होती है सारे सम नंबर जो है इनका जो सम है वो कितना आना चाहिए डिवाइड बाय 3 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6, 6 प्लस k डिवाइड बाय 3। अब k की मिनिमम वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 रख देते हैं तो 6 और 6 प्लस 0 कितना होगा 6, और जो कि क्या है 3 से डिविजिबल है, मतलब ये k की वैल्यू 0 भी हो सकती है। 1 अगर रखते हैं तो कितना होगा 7, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है तो 1 नहीं हो सकती। 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगी, जो भी डिविजिबल नहीं है। 3 रखेंगे तो 6 और 3 कितना होगा 9, 9 भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, तो k की वैल्यू 0 3 इस तरह से 6 इस तरह से हो सकती है, तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो वैल्यू k की मिलेगी वो क्या होगी 3। मूल्यांकन करें, इसकी वैल्यू आपको एवेल्यूट करना है, फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। तो क्या है यहाँ पर 0 पॉइंट, तो 0 हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, तो 32 डिवाइड बाय कितनी 0 लगेगी 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5, और ये 2 डिवाइड बाय 5 ऐसा है। तो हम ये जो पावर है फ्रेंड्स इसको क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं, कैसे 32 के डिवाइड बाय 10 की पावर 5, और यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 5 और 2 को मैं बाहर लिख देती हूँ। 1 डिवाइड बाय 5 मतलब ये 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, और 10 की पावर 5। ठीक है, अब इन दोनों को हम अलग कर लेते हैं पावर को, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाय 10 की पावर 2 मिलेगी, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 यानी कि 1 डिवाइड बाय 25। इसका जो आंसर मिला हमें कितना मिला 1/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a और b दूसरे क्रम के वर्ग आयु है, जहाँ पर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू -1 है, डिटर्मिनेंट b की वैल्यू 3 हो, तो डिटर्मिनेंट 3ab के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो मैट्रिक्स दिया हुआ है a और b क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और कौन सी सेकंड ऑर्डर के हैं, और यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू दे के रखी हो, थ्राइस ऑफ ab आपको पूछा है। तो फ्रेंड्स आपको ये जो डिटर्मिनेंट है जो मैट्रिक्स होता है इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, के ए दिया हो तो के ए की वैल्यू क्या हो सकती है के की पावर एन ए, इस तरह से आप लिख सकते हो। के यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, तो अगर हम 3ab की बात करें 3ab को आप कैसे लिख सकते हो, ये इस तरह से है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर एन और ए बी, और यहाँ पर n क्या है, n इन्होंने दे के रखा है कि कितने का है, ये वर्ग आयु यानी कि सेकेंड ऑर्डर का है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और ये a और b, और आप इन दोनों को अलग अलग भी यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से कि 3 की पावर 2 a और b। यहाँ पर a की वैल्यू b की वैल्यू आपको दे के रखी है, 3 3 ज़ा 9 होगा, a की वैल्यू -1 b की वैल्यू 3, 9 या 27 और कितना मिलेगा -27, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी -27। a और b ऐसी दो घटनाएँ हैं कि pa बराबर 0.3 दे के रखा है और PB बराबर 0.8, यदि A और B स्वतंत्र हैं तो PB की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि P
ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या होती है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच का जो रिलेशन है आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर वैल्यू क्या क्या देख रखी है वो हम पुटअप कर देते हैं। पी ए की वैल्यू कितनी देखी है, 0.3। पी बी की वैल्यू कितनी दे के रखी है, नहीं, वो आपसे पूछी है, आपको फाइंड आउट करना। और पी ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी है जिसकी वैल्यू कितनी है, 0.8 है। और हमारे पास अभी इंटरसेक्शन की वैल्यू भी नहीं है और पी बी की वैल्यू भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। इन्होंने कंडीशन दे के रखी कि ए और बी दोनों क्या है, स्वतंत्र है। तो ए और बी अगर स्वतंत्र होते हैं तो जो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, पी ए इंटू पी बी, ये स्वतंत्र है तो इसकी वैल्यू ये होती है। तो यहाँ पर पी ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 0.3, और पी बी हमें पता नहीं है, तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 0.3 पी बी इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.8 प्लस पी बी वाली टर्म हम एक साइड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 माइनस 1 इंटू पी बी इज इक्वल टू माइनस का 0.5, ये माइनस से माइनस यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.7 पी बी इज इक्वल टू 0.5, माइनस से माइनस मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। तो पी बी की जो वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स वो कितनी मिलेगी, 5/7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5/7। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जहाँ पर बीसी एई के समांतर है। तो ये और ये दोनों क्या है, समांतर है। यदि बीसी और एसी बराबर हो, मतलब बीसी और एसी ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हो, तो कोण सी का मान आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो दोनों अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके जो आमने सामने वाले कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। ये 65 है तो ये भी क्या होगा, 65। तो हम यहाँ से ये एंगल निकाल सकते हैं। इस बड़े वाले त्रिभुज में हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा देते हैं 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 65 + 65 + 100 + x इज इक्वल टू, इसको हम x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आ जाएगी, 65 + 130, 130 में 180 में से माइनस करेंगे तो 50 डिग्री। तो अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पर इस तरह से बनाऊँ तो ये जो एंगल मिला है फ्रेंड्स हमें कितना मिला है, 50 डिग्री मिला है। और जब दो रेखाएं समांतर होती है, जैसे ये बी सी है और ये ए ही, तो दो रेखाएं जब समांतर होती है तो उनके बीच में जो z वाला साइन बनता है ना, तो उसके जो ये अपोजिट एंगल बनते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये एंगल बराबर होंगे। तो ये एंगल अगर 50 का है तो ये एंगल भी हमें कितने मिलेगा, 50 का। इसलिए एंगल पूछा है सी आई, जिसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 50। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात देखे रखा है फ्रेंड्स, कितने अनुपात में है, और इसका जो परिमाप है वो इतना देके रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात देके रखा है, तो हम मान लेते हैं 3x + 4x + 5x इज इक्वल टू कितना, 144, क्योंकि परिमाप होता है, परिमाप सारी भुजाओं का सम होता है। तो यहाँ 5 4 9, 9 और 3 कितना, 12x डिवाइड बाय 144। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12। अब हम भुजाएं निकाल लेंगे। पहली भुजाएं 3 × 12 कितनी निकलेगी, 12 × 36, दूसरी 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, ये निकल जाएगी हमारी तीनों भुजाएं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, वो होता है कब, जब तीनों जो भुजाएं वो अलग अलग हो। अलग अलग भुजाएं उस केस में होता है, आपने पढ़ा होगा s × s - a, s - b, s - c, ये अंडर रूट के अंदर होता है। और यहाँ पर s क्या होता है, a + b + c डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर s निकाल लेते हैं। तो s क्या निकलेगा, तीनों भुजाएं 36, 48 और 60, इन तीनों का सम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये होगा कितना, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 144 डिवाइड बाय 2, 2 7 × 40, 2 2 × 4। तो ये s की वैल्यू यहाँ पर 72 आ गई। अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इजीली, 72 - 36, 72 - 48, और ये हो जाएगा 72 - 60। यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल की वैल्यू ये हो जाएगा 72। इसको माइनस करेंगे तो 72 में से यहाँ 36 माइनस कर देंगे तो 36 मिलेगा, और यहाँ पर 24, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 12। ये मिली अंडर रूट के अंदर। अब 72 को हम ब्रेक कर सकते हैं, किस तरह से ब्रेक करेंगे, 9 × 8 = 72, 6 × 6 = 36, 6 चौक 24, 4 3 12। अब ये अंडर रूट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू बाहर निकलेगी, ये 9 बाहर निकलेगा 3 के रूप में, इंटू 1 4 ये है, 1 4 ये है, 1 4 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये 1 8 है, ये 6 भी निकल जाएगा बाहर, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 3 2 = 6, 3 2 = 6, तो 3 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर 2, और ये 2 × 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इतनी सारी वैल्यू बाहर निकलेगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 12 144, और 144 में आप फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24,
और ये 6 और ये 8, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक 5 सेंटीमीटर घर को घन है, जितना संभव हो उतने ही 1 सेंटीमीटर के घन में इसको काटा जाता है। तो बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के क्षेत्रफलों के योग से अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर एक बड़ा घन दिया है जिसकी जो वो है भुजा कितनी 5 सेंटीमीटर है, इससे 1-1 सेंटीमीटर के घन काटे गए हैं। तो फ्रेंड्स जब भी बड़े घन से छोटे घन में काटा जाता है तो सारे छोटे घनों को मिला के ही एक बड़ा घन बनता है। तो इसका जो बड़ा घन है बिग वाले का जो वॉल्यूम है वो एन जो घन है, मतलब ये जो घन है छोटी साइड वाले स्मॉल जो क्यूब हैं उनकी कितने नंबर हैं, जितने भी नंबर होंगे भी हमें पता नहीं कितने में कटा है उसके बराबर आता है। तो यहाँ पर भुजा की लंबाई हमें पता है, इसका वॉल्यूम जो घन है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो इसका कितना हो जाएगा 5 का क्यूब, और कितने में काटा वो हमें पता नहीं है, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा 1 का क्यूब। इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर दे के रखी है। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5 का क्यूब 125, मतलब 125 घन में से काटा गया। अब इन्होंने आगे कहा गया है कि जो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और छोटे जो घन है सारे मिला के जो छोटे घन का क्षेत्रफल है इन दोनों का आपसे अनुपात पूछा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है घन का 6a²। तो बड़े घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा ए, उसकी भुजा है 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर एन क्या है हम निकाल चुके हैं 125 घन बने हैं, और 6 और ए की वैल्यू उनके लिए क्या है 1 का स्क्वायर। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 25 और ये हो जाएगा 125 55 25 5 2 10 55 25 5 1 5 5 5 25। तो इनका जो अनुपात निकलेगा फ्रेंड्स कितना निकलेगा 1:5। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ 1:6 1:5। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan 35 की वैल्यू आपको ए दे के रखी है तो tan 215 और cot 145 इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर tan 215 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि हमें यहाँ पर 35 में आ जाए। तो हम अगर इसको ब्रेक करते हैं तो इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि 215 को हम लिख सकते हैं 180 + 35 अगर करेंगे तो हमें 215 मिलेगा, प्लस cot 145 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस अगर 35 करेंगे तो आपको 145 मिल जाएगा। tan a + b आपको फॉर्मूला याद रखना है कि tan 180 + थीटा वो होता है tan थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर 35, प्लस cot 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cot थीटा। चलिए अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। tan 35 की वैल्यू आपको पता है ए दे के रखी है, ये माइनस, और cot क्या होता है 1/10, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/35, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो a - 1/a। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा क्या मिलेगा a - 1/a। एक ध्रुव की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होने पर चंद्रमा का उन्नयन कोण क्या होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछा गया है अगर हाइट और जो शेडो है वो दोनों की लेंथ सेम हो। तो ये हाइट है और ये शेडो है, इन दोनों की लेंथ हमने मान ली ये एक्स है, तो ये भी क्या होगी एक्स है, इन्होंने कहा है सेम होनी चाहिए। तो ये जो उन्नयन कोण है थीटा आपको पता करना है। तो हम ये जो ट्रायंगल है इसमें ट्रिग्नोमेट्री से हम लगा सकते हैं कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि x/x। तो tan थीटा = कितना मिलेगा 1, और tan थीटा में 1 कब आता है tan 45 डिग्री पर। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan से tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी मिल जाएगी 45 डिग्री। प्रेक्षण के समुच्चयों का अंक गणित माध्य क्या होगा। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन 1 to n। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब 1 से लेके n तक नंबर दिए हों तो इनका जो अर्थमेटिक का फॉर्मूला है अंक माध्य का जो मीडियन माध्य है मीन है उसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है क्या होता है n+1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिमिट का क्वेश्चन देके रखा है जिसमें पूछा गया है कि लिमिट अगर x² sin 1/x का मान क्या होगा अगर x की वैल्यू 0 हो। तो अगर हम वैल्यू यहाँ पर 0 पुटअप कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, ये 0 हो जाएगा, और साइन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/0 करेंगे तो ये कितना होगा, तो इसमें 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिलेगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स आपको कि 0 से 1 तक अगर यहाँ पर लिमिट देखे रखी है और इंटीग्रेशन आपको करना है tan 1x / 1/x² का। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इंटीग्रेशन करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन जब आपको दिए हों तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होना चाहिए। आप अगर देखोगे तो tan 1x का मान कितना होता है 1/x² ही होता है। तो हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे tan 1x को क्या मान लेंगे t, और दोनों साइड इसका क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो इसका tan 1x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x
1 + x² = dt। अब इन वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमने tan इनवर्स x को क्या मान लिया, t मान लिया, और 1/x² की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ पर dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर 1 है तो 1 + 1 n + 1 / n + 1, तो ये कितना हो जाएगा t की पावर 2 / 2। ये वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1। अभी हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो हमने मानी थी। तो कितनी मानी थी, tan इनवर्स x / 2, और अब इसकी हम यहाँ पर लिमिट पुटअप कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस लिमिट ऐसे पुट की जाती है कि ऊपर वाली लिमिट पुटअप कर देते हैं, माइनस करके नीचे वाली लिमिट को पुट करते हैं। तो इसमें 1 की वैल्यू कितनी π/4 पर आती है, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा π/4, और tan 0 की वैल्यू 0 कब मिलती है हमें, 0 पर, तो ये हो जाएगा 0। स्क्वायर ऑलरेडी चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर 4 4 = 16 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, π² / 32। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन होगा π² 32 आना चाहिए। ये π² / 8 है, ये π² / 32, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम भाग 3 भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन देके रखा है यहाँ पर, रेडियन की एसआई यूनिट है, तो किसकी एसआई यूनिट है रेडियन। हमें पता है रेडियन एसआई यूनिट है, लेकिन किसकी है, कोण की। लेकिन आपको याद रखना है कि जो रेडियन होता है 1 रेडियन, वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो 180 डिग्री यहाँ पर कौन से कोण से मैच करता है, ठोस कोण, समतल कोण, न्यून कोण या फिर सीधा कोण। तो जो प्लेन कोण होता है, समतल कोण, इस तरह का जो कोण बनता है 180 डिग्री का बनता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 रेडियन। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल। अहमद अपनी कार को 45 किलोमीटर/आवर के वेग से चला रहा है और 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो वेग दिया गया है, वेलोसिटी, वो कितनी दी है, 45 किलोमीटर/आवर। और किलोमीटर/आवर को सबसे पहले हमें मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 / 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर/सेकंड में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 5 5 = 25 / 2। यहाँ पर हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिली। और वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 25 / 2 है, और डिस्टेंस इन्होंने पूछी है, और समय कितना, 1 मिनट। और 1 मिनट हमें यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सब कुछ मीटर/सेकंड में चल रहा है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो हम 60 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 3 = 6, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी आएगी, 3 5 = 15, 3 2 = 6 और 1 7, 750 मीटर। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान क्या होता है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके मान कितना होता है आपको याद रखना है। कभी कभी न्यूमेरिकल में भी इसका यूज़ हो सकता है। तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर / kg²। ऋणात्मक कार्य के मामले में बल और विस्थापन के बीच में कोण होता है। तो फ्रेंड्स, ऋणात्मक कार्य का मतलब ये होता है कि बल हम इधर लगा रहे हैं और कार्य इधर हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, तो इनके बीच में कितना कोण बनता है, डायग्राम से पता चल रहा है 180 डिग्री का। तो राइट आंसर होगा 180 डिग्री। एक गहरे समुद्र में गोताखोर गोता लगाने के दौरान उसके कान के पर्दे को चोट पहुंचा सकता है। क्यों चोट पहुंच सकती है, डीप सी डाइवर में हर्ट हिज ईयर ड्रम ड्यूरिंग डाइविंग बिकॉज ऑफ, क्यों हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण, नहीं, उच्च वायुमंडलीय दबाव, उच्च पानी का दबाव, या फिर ऊपर के सभी ऑप्शन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, उच्च पानी का दबाव। पानी का दबाव जब हाई वाटर प्रेशर होगा, उससे क्या हो सकता है, उसके एयर ड्रम को चोट पहुंच सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस कौन सी स्केल पर है फ्रेंड्स, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कौन सी स्केल पर होता है, ऑब्वियसली सेल्सियस स्केल पर। एक लोहे की गेंद को 40 डिग्री सेल्सियस पानी वाले मग में 40 डिग्री सेल्सियस पर गिराया जाता है, तो गर्मी होगी, मतलब जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा का क्या होगा, ऊर्जा क्या लोहे के गोले से पानी में प्रवाहित होगी, लोहे के गोले से पानी में, या पानी से लोहे के गोले में प्रवाहित नहीं होना चाहिए, पानी से लोहे के गोले में प्रवाहित होती है, या फिर दोनों का तापमान बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो गोला है जब पानी में डुबाया जाएगा, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस पर ही 40 डिग्री के पानी में डुबाया जाता है, तो कोई एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड टेम्परेचर जो है क्या है, सेम है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। एक दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति को छवि पतली लेकिन सामान्य ऊंचाई के साथ मिलती है, तो आईने का सवाल है, कौन सा आईने का क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स। अगर व्यक्ति खड़ा है उसके सामने और उसकी जो इमेज है बिल्कुल पतली और सामान्य ऊंचाई के साथ
मिलती है, नॉर्मल हाइट की बनती है। तो कौन सा मिरर होगा फ्रेंड्स वो? तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल विथ वर्टिकल एक्सिस, उत्तल और बेलनाकार ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ वाला जो मिरर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर के उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु पर रखी गई है कोई सी वस्तु। तो ये क्या है? एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में ये वस्तु कहाँ पर रखी गई है? फोकस दूरी कितनी देके रखी है इसकी? 30, और 30 जो है उसी पर वस्तु को रखा गया है। तो हमें पता है जो फोकस दूरी और 1/v प्लस 1/u, ये रिलेशन हमें, ये वस्तु की इमेज होती है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज होती है, और ये फोकस दूरी होती है। ये रिलेशन हमको याद रखना था। यहाँ पर फोकस दूरी कितनी देके रखी है फ्रेंड्स? 30 सेंटीमीटर। तो ये हमने फोकस दूरी की वैल्यू रख दी। और इन्होंने कहा है कि जो उत्तल दर्पण का यूज़ किया, अगर उत्तल दर्पण में जो इमेज बनती है वो यहाँ कहीं बनेगी, और इधर क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव लेते हैं, और इधर क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू की कितनी होगी? -1/30। और आपको क्या बताना है? तो जो वस्तु की इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी वो आपको यहाँ पर बताना है, यानी v की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर अगर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? +1/v। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो 2/30 1/v यानी कि 15। तो v की वैल्यू जो मिलेगी कितनी मिलेगी? 15 सेंटीमीटर मिलेगी, और पॉजिटिव मिल रही है। उसका मतलब ये क्या है कि दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर पर उसकी जो इमेज है वो बन रही है। पदार्थ तरंगे किसके साथ जुड़ी हुई होती है? द मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन के साथ, परमाणु अणु के साथ, इन सभी के साथ। तो इन सभी के साथ जो पदार्थ की तरंगे हैं जुड़ी हुई होती है। अनुदैर्ध्य तरंग वह है जिसमें माध्यम का घटक दोलन करता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग की मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ। अनुदैर्ध्य तरंगे वो होती हैं जिसमें जो माध्यम के कण हैं वो तरंग के साथ साथ ही दोलन करते हैं, यानी कि कंपन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया है तरंगों के प्रसार की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर नहीं होते, ये ऑप्शन गलत है। तरंग के प्रसार की दिशा में होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। तरंग संचरण की दिशा के विपरीत होते हैं, ये भी नहीं। तरंग संचरण प्रसार की दिशा में ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। एक साबुन के बुलबुले को धनावेशित दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन आएगा? तो फ्रेंड, साबुन का जो बुलबुला है उसमें धनावेशित कर दिया जाता है। तो ये धनावेशित करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि ये एक जैसे चार्ज होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे, तो ये क्या होगा? ये इसका साइज बढ़ता जाएगा, एक दूसरे को ये प्रसारित होंगे, फैलते ही जाएंगे, इसलिए इसकी जो त्रिज्या है वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। किसी परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, ये किसकी डेफिनेशन है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत प्रवाह। चुंबकीय क्षेत्र है तो मैग्नेटिक फील्ड इज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एज वेल एज वेक्टर है, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर है। तो फ्रेंड्स क्या है? ये एक स्केलर, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एक सदिश राशि है, सदिश जिसमें दिशा की आवश्यकता भी होती है। बल की चुंबकीय रेखाएं, तो बल की जो द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती है अनंत पर प्रतिच्छेद करती है, तटस्थ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती, चुंबक के भीतर प्रतिच्छेद करती है। तो फ्रेंड, जो बल की चुंबकीय रेखा होती है, जो मैग्नेटिक लाइन होती है फोर्स की, वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर भाग 4 शुरू कर लेते हैं, जो कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें आयनित गैस होती है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं प्लाज्मा, BeC और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, हम प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा की डेफिनेशन अगर हम देखें तो प्लाज्मा क्या है? एक गर्म आयनित गैस है। ये क्या है? एक आयनित गैस है जिसमें क्या होते हैं? लगभग समान रूप से चार्ज किए हुए आयन और नेगेटिव रूप से चार्ज किए हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, परमाणु के 3 बुनियादी घटक कौन कौन से होते हैं? तो 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। किसने तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर त्रिक में वर्गीकृत किया गया है? तो परमाणु भार देख के आपको ये वो नहीं कर देना है, ऑप्शन में आंसर नहीं देना है। परमाणु भार के अलावा एक और बात यहाँ पर कही है, त्रिक यानी कि ट्राइट्स में किसने वर्गीकृत किया है, किसने उसको क्लासीफाई किया? तो इसका राइट आंसर होगा डोबेराइनर ने। सोडियम का प्रतीक है तो फ्रेंड, सोडियम का प्रतीक आप सभी को याद होगा, क्या होता है? Na। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि 3CH3COOH विलियन में के 15 ग्राम में 6.3 ग्राम NaHCO3 को मिला दिया जाए तो आवेश का जो अवशेष का जो भार है वो इतना पाया गया है। तो प्रतिक्रिया में जारी जो CO2 है, जो रिलीज हुई है CO2, उसका आपको द्रव्यमान बताना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन लिख लेते हैं, तभी हमें समझ में आएगा करना क्या है। तो किसका
NaHCO3 जो दिया है कितना 6.3 ग्राम। इसकी रिएक्शन किससे की गई है CH3COOH से, जो कि 15 ग्राम का है। और हमें मिलता क्या है CH3COONA प्लस H2O और प्लस CO2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने कहा ध्यान से देखना अवशेष का भार। तो ये अवशेष क्या क्या मिल रहे हैं हमें, ये अवशेष है, ठीक है। इन दोनों का जो भार है मिला के कितना दिया है 18 ग्राम दिया रहा है। और हमसे पूछा है कि जो CO2 है उसका जो द्रव्यमान है मास है वो कितना है। तो हम रिएक्शन में अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाते हैं, द्रव्यमान संरक्षण मास ऑफ कंजर्वेशन, उसमें क्या होता है कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट का मास और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन दोनों का जो मास है बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ऐसा होता है कि द्रव्यमान का ना तो क्षति होती है ना ही उसमें द्रव्यमान इंक्लूड होता है। तो इसमें क्या होगा, हमने 6.3 प्लस 15 ये लिया था, ये किसके बराबर होना चाहिए 18, और इसका हम मान लेते हैं x। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी द्रव्यमान संरक्षण नियम से। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या होगा 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21.3 मिलेगा, माइनस 18 कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आएगा 3.3। तो जो H2 है, जो CO2 है, उसका जो द्रव्यमान मिला हमें कितने मिला 3.3 ग्राम। प्रक्रिया को डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहा जाता है। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी किस में होती है फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण में। निम्नलिखित में से किस धातु और अम्ल का प्रयोग क्रमशः हाइड्रोजन बनाने के लिए, डाई हाइड्रोजन बनाने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एंड एसिड आर यूज्ड टू प्रिपेयर डाई हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। तो किस किस का उपयोग किया जाता है डाई हाइड्रोजन बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा दानेदार जस्ते का इसमें उपयोग किया जाता है। तो कौन सा है दानेदार, यहाँ भी है यहाँ भी, लेकिन दानेदार के साथ HCl किस तरह का यूज़ करना है, पतला। तो उसका राइट आंसर होगा ग्रेनुएटेड जिंक विद डाइल्यूटेड HCl, यानी कि पतले HCl के साथ दानेदार जस्ता। कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है, द हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज, कौन सा है फ्रेंड्स, सभी को पता होगा हीरा। एसिडिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों, वीक एसिड है क्योंकि इसमें जो आयनाइजेशन होता है, आयनीकरण वो बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए क्या होता है वीक एसिड होता है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं उनमें आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, इट्स आयनाइजेशन इज स्मॉल। भारत में कृषि में नाइट्रोजन का सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला स्रोत कौन सा, द मोस्टली वाइडली यूज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज, कौन सा यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, यूरिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो 50 क्वेश्चंस थे इस टेस्ट पेपर के आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। होप वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं इस पेपर की जो PDF है वो आपको डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।